हैं। शिवांगी, स्वागत है आपका। शिवांगी, क्या अपडेट्स लेकर आई हैं आप? क्या नई ताज़ी खबरें हैं आपके पास? अपडेट्स तो हम देख ही सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, एग्जिट पोल्स भी इनके आगे फेल हो गई, सब कुछ। यहाँ पर 199 200 सीट्स पे बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी 92। टीएमसी काफ़ी सिमट कर रह गई इसमें। और वहीं तमिलनाडु में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, माफ़ी चाहूँगी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, ममता बनर्जी को तो आदत ही नहीं है 15 साल से विपक्ष में बैठने की, तो विपक्ष में वो इस बार किस तरह का रोल निभाएंगी, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। ये समझ नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम ही मतलब ऑपोजिट हो गया है। अदर्स में 3 हैं और जैसा कि आप लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने तो बीजेपी की ही मदद कर दी एक तरह से, तो शायद ओमान में वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है। अब यही बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, घुसपैठियों के अलावा जो भी पार्टी बाहर से आती है उस पर यह आरोप होता है कि वो हमारी मतलब हमारे से आउटसाइडर्स है। वो जो बंगाल में भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है, वो अर्बन वोटर को हमेशा से इन्फ्लुएंस करता आया है। और वहाँ के जो भद्र लोग ग्रुप है वो काफ़ी टाइम तक बीजेपी के अगेंस्ट एक कह सकते हैं कल्चरल फायरवॉल बना के खड़े थे कि भाई हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। लेकिन इवेंचुअली 2026 में जो है ना वो फायरवॉल टूट ही गया। बीजेपी ने भी इस पर काम किया और इवेंचुअली कह सकते हैं टीएमसी से भी जो लोग नाराज़ थे उन्होंने फिर इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि पार्टी बाहर से आई है या फिर पार्टी हमारी मतलब बंगाली पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि कैसे अब गवर्नेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, अब इस पर ध्यान देना होगा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं पहले उसको पूरा किया जाए। अब इस शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ऑब्वियसली ये लगता है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हुआ है कहीं ना कहीं। जो इंसिडेंट्स हुए इतने सारे, करप्शन से लेकर स्कैम्स जो हुए हैं, संदेश खाली हमने देखा, आर्जिकर क्या कहते हैं केस हमने देखा, तो लगातार एक तरह से कॉन्ट्रोवर्सीज हुई और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन कंट्रोवर्सीज ने अर्बन वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो जो वोटर पहले कल्चरल आइडेंटिटी को इतना मतलब कह सकते हैं कि प्रायोरिटी देता था, अब वो गवर्नेंस को प्रायोरिटी दे रहा है। अब वो दे रहा है प्रायोरिटी की जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो। माइंडसेट भी चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ है, एग्जैक्टली माइंडसेट चेंज हुआ है। और बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। उन्होंने आइडेंटिटी ड्रिवन स्लोगन्स जो हैं वो हटाए, उन्होंने अपना परिवर्तन पे फोकस किया, परिवर्तन 2.0 ये लेकर आई बीजेपी, और शायद वही परिवर्तन यहाँ वोट्स में तब्दील होता दिख रहा है। उम्मीदों के साथ बहुत मुझे लगता है ये जो हम 195 का आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ बीजेपी को देखा कि हमें इससे अलग, हम 15 साल से एंटी इनकम्बेंसी तो है लेकिन हम 15 साल से इनको देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और चाहिए, कुछ नया चाहिए, बदलाव चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें प्रोग्रेस चाहिए। बीजेपी ये भाप गई, बीजेपी ने लोगों को ऑप्शन दिया और लोग उसकी तरफ आ गए। बिल्कुल सही नैरेटिव कह सकते हैं। यहाँ पे नैरेटिव यही था, बीजेपी ने भी जो नैरेटिव बेचा वो ये था कि सिस्टम खराब हो चुका है, सिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन तभी आएगा, नब्ज पकड़ ली, परिवर्तन तभी आएगा जब सिस्टम में बदलाव होगा और वो तब आएगा जब बीजेपी आएगी। तो शायद यहाँ पे परिवर्तन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं लोग। जो देखिए ये जो तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी की, भगवा रंग में डूबे हुए उनके तमाम कार्यकर्ता सेलिब्रेशन शुरू हो गया और 6:30 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी जी। तमिलनाडु की बात करते थे। तमिलनाडु में किस तरह से विजय की जो लहर आई है टीवी के, बड़ी चौंकाने वाली, बहुत चौंकाने वाली। हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे 2 तरह से एनालिसिस किया जा रहा था विजय का। एक तरफ एमजीआर जैसी वेव आ सकती है, तो उसके पीछे भी रीज़न था कि एमजीआर के पास काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैडर था, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था ये AIADMK का। और वहीं दूसरे साइड से एनालिस्ट ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि कमल हासन की तरह वो ना चले, लेकिन ये जो वो चले हैं, जो आंधी आ गई है विजय की, ये काफ़ी कुछ बता रही है। सिर्फ 11 सीटें अगर और आ जाती हैं, रुझान जैसे जा रहे हैं, टीवी के 12 सीटें, अब 106 है ऑलरेडी, तो उनको किसी की जरूरत नहीं है, अपने दम पे सरकार बनाएंगे। एग्जैक्टली पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, पहली बार नई पार्टी बनाई और सीधे सीएम का पद। ये बहुत बड़ी बात होगी। अपने मेडन चुनाव में, अपने पहले जो चुनाव उन्होंने लड़ा उसमें उन्होंने इतना बड़ा खेला कर दिया यहाँ पर, वो देखने वाली बात है। खेला मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में हो गया। और इससे से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि 1967 के बाद जो भी चैलेंजर्स आए, जैसे कि कमल हासन आए, वाइको आए, विजयकांत आए, इन्होंने ना द्रविडियन लीडर्स का बेटर वर्जन बनने की कोशिश की, लेकिन विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने थॉट प्रोसेस लेकर उनका पोस्ट द्रविडियन पॉलिटिकल वैक्यूम जो था उसको
उसको क्रिएट किया और उस पर फोकस किया। उन्होंने द्रविडियन आइडियोलॉजी जिस पे हमेशा तमिलनाडु में पॉलिटिक्स चलती है उस पर उतना फोकस नहीं किया। उन्होंने जॉब क्रिएशन, इन्फ्लेशन, सिक्योरिटी एंड ऑल उन सब अब चीज़ों पर बात आप की। ये सोचिए कि अगर नई पार्टी आती है, नई पार्टी का नेता जो बेहद यंग है, वो लोगों के सामने जितने प्रपोजल्स रखता है, अपने वादे और दावे करता है, उनमें एक दावा ये होता है कि महिलाओं की, जो भी लड़कियों की शादी होगी उसमें वो 8 ग्राम सोना देंगे और एक सिल्क साड़ी देंगे। तो आप समझिए कि किस हद तक वो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुँचे हैं। सोना और सिल्क दोनों जो तमिलनाडु के लोग हैं उनकी नब्ज़ है, उनके हर ट्रेडिशन में ये देखने को मिलता है, फेमस भी हैं। तो उन दोनों को किस तरीके से विजय ने छुआ, वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया और यहाँ पर वो वोट्स में तब्दील होता दिख भी रहा है। हाँ। अब जैसे कमल हसन की हम बात कर रहे थे, उन्होंने अर्बन एलीट को टारगेट किया था। सीमान जो थे वो भी तमिल एथनो नेशनलिज्म पर फोकस कर रहे थे, लेकिन विजय ने ना अपनी फैन आर्मी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसी फैन आर्मी से अपना कैडर, अपना सब कुछ तैयार किया, एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो कि ग्रास रूट्स में बहुत काम आया। और मुझे लगता है ना ये अपने आप में एक केस स्टडी बननी चाहिए। बिल्कुल कि केस स्टडी है। कैसे फैन को उन्होंने अपने इतने बड़े सपोर्टर्स में चेंज किया। क्योंकि देखिए, कहा भी ये जाता है कि भीड़ तो आपकी सभाओं में बहुत होती है, लेकिन वो भीड़ कितनी वोट बैंक में बदलती है, उनमें से कितने लोग बूथ पर जाकर आपके लिए वोट देते हैं, वो बड़ा सवाल है, बड़ी बात जिसमें है। लोग हार जाते हैं। हमने राहुल गांधी का बहुत बड़ा उदाहरण देखा है। तो मुझे लगता है ये केस स्टडी बननी चाहिए कि विजय ने कैसे ये काम कर कैसे दिया। किया। बिल्कुल, उन्होंने ना एक तरह से जो स्लीपिंग नेटवर्क था, जो अपने फैन बेस जो मे बी डिजिटली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको उन्होंने ऑन ग्राउंड एक्टिव किया। तो ये काफ़ी बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है जो विजय ने इस्तेमाल करी। अब इसी के अलावा आइडियोलॉजी पर भी बात थी। अब जैसे बहुत सारे जो भी डीएमके के लीडर्स थे या फिर एआईएडीएमके के लीडर्स थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि विजय के पास कोई आइडियोलॉजी एज सच है नहीं। और Underestimate कर हाँ, दिया उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट किया अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। विजय को वो अंडर एस्टिमेट करते गए। विजय के उनका यही पॉइंट था कि वो स्टार हैं, सुपरस्टार होंगे फिल्मों में, लेकिन वो वोट नहीं ला पाएंगे इतने। क्योंकि कल्ट पॉलिटिक्स जो रही है वो हिस्ट्री उसकी अपनी अलग रही है, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही बिल्कुल तमिलनाडु में। लेकिन वही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गई एक तरह से। उन्होंने डीएमके जैसा रिजिड एथिज्म पिक नहीं किया, फिर उन्होंने एआईएडीएमके जैसा रिएक्शनरी पॉपुलिज्म ये भी पिक नहीं किया। तो दोनों के वोटर्स एक तरह से इधर आ गए, ये फायदा मिला है उन्हें। अब साथ ही डीएमके और एआईएडीएमके हमेशा से ये नैरेटिव बताते रहे हैं, फैलाते रहे हैं लोगों में कि हम जो हैं वो सेंटर की तरफ से जो भी कुछ ऑर्डर्स या कुछ आते हैं, दिल्ली की जो भी इंटरफेरेंस है उसके कंपैरिजन में हम एक शील्ड है। साउथ में, तमिलनाडु में हम सेंटर की इंटरफेरेंस के आगे एक शील्ड बनकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोगों को एक नैरेटिव, लोगों के बीच में एक नैरेटिव फैलाया कि हम एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून या कुछ भी ऐसा बिल पास होता है, जैसे डिलिमिटेशन वाला ही हमने देखा, स्टालिन ने कैसे एक्ट किया बिल फाड़ कर और ऐसे करके काले कपड़े पहन के। तो ओवरऑल हमने देखा कि तमिलनाडु में जो डीएमके एआईएडीएमके दोनों ने यही नैरेटिव फैलाया कि हम एक शील्ड है, दिल्ली का इंटरफेरेंस हम होने नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने उस चीज़ पे कोई बात ही नहीं करी है। सच इन्होंने इसका कुछ मतलब ही नहीं रखा। और इन्होंने मुझे लगता है इनका जो पूरा कैंपेन रहा है, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर रहा हाँ। है, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए और यूथ से जुड़े मुद्दे जो हैं उसको उठाने में रहा। बिल्कुल। और वही एआईएडीएमके स्ट्रगल कर रहा है कि जयललिता के बाद कोई बड़ा कैरिस्मेटिक लीडर नहीं है, और वहीं से रिबेल वोट थोड़े इधर आ गए जो विजय को उनके कंपैरिजन में शायद बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, और वहाँ पर वो है भी, सुपरस्टार वो हैं, थलापति विजय बन गए हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो वोट शेयर इधर भी आया है। अब साथ ही विजय की ना डिजिटल कैंपेनिंग भी बहुत अच्छी रही है। डीएमके एआईएडीएमके इन्होंने ऑन ग्राउंड हो सकता है कैंपेन्स चलाए हो, लेकिन जो इनकी विजय की जो डिजिटल कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग थी, शॉर्ट्स वगैरह डालना, व्हाट्सएप में मैसेजेस करना, इंस्टाग्राम एंड ऑल, बढ़िया से उसका उन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, और शायद उसको ही उन्होंने कन्वर्ट करने का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि वो कन्वर्ट हो सके, और वही कन्वर्ट होता दिख भी रहा है। और साथ ही टीवीके ने ना फर्स्ट टाइम के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनको बहुत अच्छे से और इसका आंकड़ा जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स का मेरे ख्याल से 60 से ज़्यादा है। हाँ। जितने वोट पड़े उनमें 60% से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स रहे। और जो टीवी के हैं विजय, उन्होंने उनके आप जितनी रैली की वीडियो देखेंगे, और जिसमें बहुत ही दुखद घटना करोड़ वाली थी वो भी घटी थी, लेकिन उस भागदौड़ में भी जितने की आपने बाइट देखी होगी या जितनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखी होंगी, उसमें बहुत बड़ी संख्या यूथ की थी। एग्जैक्टली। तो बहुत
सारी उसका वीडियोस, फायदा भी मिला उसका फ़ायदा भी है। बहुत सारी वीडियोस हम देखेंगे जिसमें जो यंग लड़कियां हैं, यंग लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो आगे जॉब जो है वो विजय ही दिलाएंगे, तो हम तो विजय को सपोर्ट करते हैं, विजय को हम वोट देंगे। जबकि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोग जो हैं तुम लोगों को पढ़ा पाए क्योंकि डीएमके की स्कीम्स थी। तो यहाँ पर एक डिफरेंस था, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा विजय को हुआ, विजय को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये भी था कि जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग करी वो पूरी तरह से एक कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह निकली। तो वहाँ पर उन्होंने भी ऑन ग्राउंड भी उन्होंने एक फिल्म की तरह कह सकते हैं डेब्यू मारा, और वो डेब्यू काफ़ी धमाकेदार हो रहा है इस वक्त। देखा जाए तो वोट शेयर में जिस तरह से वो तब्दील हो रहा है वो काफ़ी धमाकेदार लग रहा है। यहाँ पर ना एक जैसी बात अभी सुधांशु से भी हो रही थी कि जितनी प्रचंड आपकी जीत होती है उतनी ही प्रचंड आपकी जिम्मेदारी भी होती है। तो हमने यही क्रेज़, यही पागलपन और यही सपोर्ट आम आदमी पार्टी को भी देखा था जब दिल्ली में वो आई थी, और अब विजय भी बिल्कुल उसी तरीके की जीत जो है विजय को मुझे मिलती दिखाई दे रही है, सबसे अधिक सीटों की। तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते केजरीवाल जैसी गलतियां। और इसी पर हम देख सकते हैं कि सीट्स की अगर बात करें तो यूडी